तो आज मार्केट के लिए एक नई सुबह और इस नई सुबह के अंदर मार्केट्स आपको हल्का सा हरा निशान गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रहा होगा। हालांकि अगर इसके और कॉम्पिटिटिव बाजार देखें या इसके समक्ष खड़े हुए बाजार देखें एशिया के, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आज नहीं है। लेकिन फिर भी कल मार्केट ने अपने आप को संभालने की काफ़ी कोशिश की। देखिए 38%, 37% का जब एफ का नंबर आया, एक बार में 50% घटकर ये बात तय थी कि बाजार को कल झटका लग सकता है। कल बाजार को ऊपर लेवल पर टिकने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हिम्मत करके मार्केट्स ने किसी तरह से, निफ्टी ने एक्चुअली में हरे निशान के अंदर क्लोजिंग की और बहुत बड़ा कोई डैमेज मार्केट्स के अंदर नहीं दिखा। आज क्या कल का ही कॉन्फिडेंस, कल का ही पावर रिपीट होगा या फिर आज थोड़ा और सुस्ती छाई रहेगी बाजार में, इसको लेकर पूरा आकलन हम आपके सामने करेंगे। फटाफट से दिखा देते हैं कि कार्यक्रम में आज क्या क्या होगा। थोड़ी देर में हम ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सेटअप आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, इसके अलावा एक्सपर्ट्स जो आपको ट्रेडिंग कॉल्स देंगे वो भी हम आपके सामने उतारेंगे। कल भी दो अच्छी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स हमारे मेहमानों की तरफ से दी गई थी, वो भी हमने आपके सामने रखी। एबीबी और पीबी फिनटेक थे कल के दोनों शेयर्स। आज उसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड और नए शेयर्स के सामने आपके सामने आज रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा ग्लोबल मार्केट्स को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है कि इस समय वहाँ से क्या संकेत मिल रहे हैं। कम से कम ओपनिंग करते समय और बाज़ार की थोड़ी डायरेक्शन में उनका योगदान काफ़ी रहता है। इसलिए ज़रा ग्लोबल मार्केट समझने के लिए अभिषेक को अपने साथ जोड़ लेते हैं, मेरे सहयोगी। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ज़रा बताएं आज क्या संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। देखिए आज संकेत कुछ खास नहीं है ग्लोबल बाजारों से, कोई मतलब सपोर्टिव भी नहीं है और हम कहेंगे कि डिस्टर्बिंग भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि नैस्डैक में लगातार छठे सत्र में तेज़ी हुई है अमेरिका में, और इससे आईटी शेयरों को हेल्प मिलते हुए हम भारतीय बाजार में देख भी रहे हैं। अदरवाइज कल आप देखेंगे तो एक मिक्स सेशन रहा। डाउ जोन्स में करीब 89 अंकों के आसपास की गिरावट रही। नैस्डैक चढ़ा है करीब 136 अंक और S&P 500 में भी कल हमने तेज़ी देखी है। तो दो इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है उनमें तेज़ी रही और डाउ जोन्स में लगातार कल दूसरा सत्र रहा जब हमने कमजोरी का रुख देखा है। दरअसल जब से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर टॉक्स हुए हैं, दोनों देश टैरिफ घटाने पर सहमत हुए हैं, तो ग्लोबल बाजारों में ऑप्टिमिज्म आया है और उसका फायदा हमने भारतीय बाजारों को भी मिलते हुए देखा है। आज वहां पर दिग्गज रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, उसके नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। आफ्टर मार्केट अगर हम सत्र की बात करें तो एक कंपनी है वहां पर फुट लॉकर, उसके अधिग्रहण को लेकर खबरें आ रही हैं, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में 60% से ज्यादा की तेजी रही आफ्टर मार्केट में। और जो कंपनी उसको अक्वायर कर रही है उसका नाम है डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, जो कि करीब $2.25 बिलियन के आसपास की डील होगी। बाकी अगर आप देखें तो टेक शेयरों का बोलबाला रहा है इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में। एनवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, करीब 16% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए हैं दोनों शेयरों ने। इसके अलावा मेटा में करीब 11.25% की, और अमेजॉन और अल्फाबेट, ये दोनों के दोनों शेयर 8% चढ़े हैं। तो टेक्नोलॉजी शेयरों में जोश लगता है कि अभी आगे और भी बना रहेगा, ऐसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्रूशियल आंकड़े आने हैं, ये जरूर अब यहां से अमेरिकी बाजारों को नई दिशा देने का काम करेंगे, जिसमें आज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा रिटेल बिक्री के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के और वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आज आने वाले हैं। तो आज का दिन आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका में काफी अहम है। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो लग रहा है ऐसा कि जो चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर डील हुई है, या तो उसको एसेस करने की अभी स्थिति में है या फिर उन्होंने उसको डिस्काउंट कर लिया है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग सारे के सारे बाजार गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है, आज भी करीब 350 से 400 अंकों के आसपास की नरमी है। हांगकांग की बात करें तो वहां पर 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। चीन के बाजार, कोरिया के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। चीन में एक डेवलपमेंट हुआ है, पिछले हफ्ते चीन ने आरआरआर यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो उसको कट किया था 50 बेसिस पॉइंट्स में। आज से वो कटौती लागू हो गई है, ऐसी वहां की स्टेट मीडिया शिन्हुआ है, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो एक ये अपडेट वहां से क्रूशियल है। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड में हमने देखा था कि लगातार बैक टू बैक कुछ सत्र की तेजी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल एक रेंज कारोबार कल हमने होते हुए देखा है। $65 के नीचे आकर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। और सोना, अब चूंकि जो एक सेफ हेवन डिमांड लगातार आ रही थी वो खत्म हो गई है। हम घरेलू बाजार में भी देख रहे हैं कि सोने पर लगातार प्रेशर आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट का भी यही हाल है। कॉमेक्स पर जो गोल्ड का प्राइस है वो आ गया है $3200 के नीचे। यूएस में कुछ और आंकड़ों की बात करें तो जो
वहां पर आप देखेंगे जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के ऊपर निकल गई है। तो इस पर एक नजर रखने की आगे जरूरत होगी, देखते हैं, क्योंकि ये फंड फ्लोज के लिहाज से, एफआईज के पैसों के लिहाज से ये क्रूशियल हो जाता है। फिर से 4.5% के ऊपर निकल गया है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 101 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है, तो ज्यादा कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। और इसी के चलते आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी भी 25-30 अंकों की हल्की सी बढ़त पर शुरुआत का संकेत दे रहा है। एक ग्लोबल डेवलपमेंट ये भी है कि सऊदी अरब का दौरा निपटाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं कतर, और जैसे सऊदी अरब ने अपने लड़ाकू विमानों से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया था, सेम वैसे ही कतर ने भी किया है। देखते हैं कि वहां क्या कुछ होता है। इस बीच बोइंग ने 210 प्लेन बेचने को कतर को डील कर लिए, तो ट्रंप जहां पर जा रहे हैं वो बिजनेस वाला एंगल साफ साफ दिख भी रहा है। ठीक है अभिषेक, एक और बात बताइए, कतर ने उनको एक विमान देना था गिफ्ट में, वो दे दिया कि अभी देना बाकी है? डिम्पी वो मतलब प्रॉमिस कर दिया है कि आप आइए, हम आपके लिए गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, और 400 करोड़ डॉलर उस विमान की कीमत बताई जा रही। लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं चलता उड़ता फिरता ये एक आलीशान महल जैसा होगा। दरअसल ट्रंप का जो विमान है जिससे अभी वो ट्रैवल करते हैं, एयर फोर्स 1, ये उसी को रिप्लेस करने वाला है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हैं, आलोचनाएं भी हो रही हैं। कुछ रिपोर्टर ने सवाल भी पूछा कि आप इतने महंगे गिफ्ट को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मतलब इस तरह का अगर कोई गिफ्ट करे तो कोई मूर्ख ही होगा जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक और चीज उन्होंने कही कि कतर की अमेरिका ने काफी लंबे समय तक रक्षा की है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, तो ठीक है गिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है। ऐसे महंगे गिफ्ट हिस्ट्री में पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, और एक खैर परंपरा ना बन जाए, नहीं तो जो देश दे रहे हैं उनकी थोड़ी हालत दिक्कत में आ सकती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये गिफ्ट के अंदर अगर उनके बेड़े में शामिल हो जाए तो मेरे को तो कई बार खुफिया जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा लगता है कि कितना सुरक्षित होगा नहीं होगा। खैर नहीं, हाँ ये सब उनका अपना मामला है, ये तो एक सिर्फ बात थी जो मेरे को पता करनी थी, आपके सामने मैंने रख दी। खैर अभिषेक बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और मार्केट से कुछ एक डाटा आपके सामने रखते हैं, फिर हमारे राजेश भोसले जी से जुड़ जाएंगे जिन्होंने आपको परसों एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिए थे। पिरामिड एंटरप्राइजेज आपको याद है, उनकी तरफ से दिया गया ट्रेड था, और साथ ही एक ट्रेड दिया था उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर, मैंने दोनों लिख रखे हैं और दोनों बहुत बढ़िया चले बाजार के गिरने के बावजूद भी। आज उनसे थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मोटा मोटी डाटा चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। पहले आते हैं निफ्टी पे। ध्यान देने वाली बात क्या है, कल और आज में क्या एफआईज की होल्डिंग और कम हो गई है? तो उसका जवाब है ना, एफआईज की होल्डिंग कम नहीं हुई है। कल तो हुई थी कम एकदम से ड्रास्टिकली, 50 से सीधा 37-38% हो गई थी, अब कल ये 38% पे रुक गई है। इसके अलावा रिटेल की होल्डिंग है करीब 53%, आई रिपीट रिटेल की होल्डिंग है 53% और एफआईज की होल्डिंग है 38% के आसपास। तो दोनों में कोई मेजर बदलाव नहीं है। एक्चुअली में कल अगर आप मार्केट्स में देखेंगे भी ना, तो निफ्टी के अंदर जो हल्की सी तेज़ी बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनी है। कल कोई ख़रीदारी नहीं हो रही थी मार्केट्स में, कल शॉर्ट्स कवर हुए थोड़े बहुत, और शॉर्ट्स कवर हुए बिकॉज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार ज़रा दिखाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट दिखाना, और साथ ही साथ विक्स भी दिखा दो स्क्रीन पर एक बार। विक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी हद तक मैं इन्फोसिस को भी दे सकता हूँ इसका क्रेडिट। एक बार ज़रा तीनों चीज़ें दिखाना स्क्रीन पर, फटाफट से दिखाते जाओ। विक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस। तो रिलायंस कल दिन भर में हरे निशान में रहा, इसने काफ़ी हद तक हेल्प की। इन्फोसिस दिन भर में हरे निशान में रहा, बकायदा 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ, और विक्स कल 5% घटा। ये सारी चीज़ें मार्केट्स को नीचे नहीं आने दे रही थी, तो बाज़ार ज़्यादा नीचे आया नहीं। लेकिन क्या एफआईज का पैसा मार्केट में लग रहा था? तो उसका जवाब है ना, वो तो नहीं लग रहा था। तो कुछ कुछ चीज़ें कल चर्निंग के अंदर रह के फंस के रह गई। इसलिए आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल डाइवर्जेंस भी आया, और बहुत छोटा सा डाइवर्जेंस आया। 140 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, जबकि निफ्टी के अंदर एक मामूली सी बढ़त हमको देखने को मिली। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट से नोटिस करने के कि कल एक्चुअली में इंडेक्स के हिसाब से कुछ ट्रेड नहीं हुआ, हम अभी भी स्टिल इन द रेंज है। कल जब बाजार बंद हुए तो वो 24,600 के आसपास जाके बंद हुए हैं। अभी भी हम 24,400-500 वाली सपोर्ट पे और 24,800 वाले रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। कल भी जब आपको गिफ्ट निफ्टी देख रहे होगे तो 24,700 की ही कैटेगरी में देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पार नहीं हुआ। तो इसलिए आज भी आपको यही काम करना है,
हम कुछ समय निकालेंगे इस रेंज में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, एक दिन की बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर आई हुई है, उसके बाद मार्केट्स के अंदर डाटा बनना ही बंद हो रहा है और जो हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग से हो रहा है। शॉर्ट्स ऑलरेडी पहले से सिस्टम में काफ़ी कम है। अब आपको मैं एक और आंकड़ा बता देता हूँ, सिर्फ 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट ही निफ्टी के अंदर रह गए। एक बार निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना जिसमें प्रीमियम और डिस्काउंट लिखा होता है, ऐसी वो बैंक निफ्टी वाली भी दिखा दो आप। ठीक है, तो कुल मिला के वहाँ से भी आप चेक करेंगे ना, तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी लाइट है और विक्स भी अब लाइट हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि एक तो बड़ा मूव नहीं आएगा, डिसाइसिव मूव नहीं आएगा, और शायद बाजार को रेंज में रहने का कुछ एक समय मिलेगा, क्योंकि एबनॉर्मल चीज़ें हट रही हैं सिस्टम में से। विक्स नॉर्मल हो रहा है अब। ठीक है, डाटा के अंदर हम फंस गए हैं, सीरीज़ के मिडल में बैठे हैं, चर्निंग अपना पार्ट कर रही है, अर्निंग्स को हम क्लोज करने के मूड में हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बाज़ार अभी कोई किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं रखेगा, ना तो उसको ब्रेकआउट करने की जल्दबाजी है, अब ना इसको ब्रेक डाउन करने की जल्दबाजी है। ये 3-4 दिन मेरे को लग रहा है थोड़ा इसी रेंज में रहेगा। अगर आप रेंज में काम करना जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो उसका सबसे आसान तरीका है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की 2 लाइनें खींच लो, 24,800 और 24,400-500 वाली लाइन खिंच गई। 300 पॉइंट है, नीचे आए प्लस करना, ऊपर जाए बेच देना, ऊपर पे फिर बेच देना, 100 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, नीचे आए 200 पॉइंट फिर प्लस कर लेना। बोले हम शॉर्ट करके नहीं बना सकते पैसा, मत बनाओ, फिर बाइंग ऑन डिप्स करके ही बनाओ। जब जब डिप मिले तब तब आओ। बोले डिप नहीं मिला तो क्या करें, बैठे रहो। बोले डिप नहीं मिला तो फिर कैसे करें, स्टॉक्स में काम करो। बोले डिप नहीं मिला तो फिर कैसे, इंडेक्स ऑप्शंस में काम करें, बिल्कुल मत करो, क्योंकि वहाँ पे राइटर्स और प्रोफेशनल लोगों का काम है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी रखिए, एग्रेशन नहीं दिखाना। अभी मार्केट एग्रेशन का एक सेशन इतना जोर का था सोमवार का कि उसके बाद आप देखो मंगल बुध और आज हम बृहस्पति पे आ गए हैं, अभी तक हम उस एग्रेशन के उस जोन से और बाहर नहीं निकले हैं, यानी कि जिसको हम फॉलोअप कहते हैं टिपिकली, वो नहीं है। ठीक है, तो ये होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फोमो आ जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि मार्केट में तेज़ी के साथ सोमवार में पैसे के साथ साथ में फोमो भी आया हुआ है लोगों के घरों में, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट हो रहा है। खैर, राजेश भोसले इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा कर लेते हैं बातचीत फटाफट से, वो भी आपको गाइड कर देंगे, स्टॉक्स भी बता देंगे। राजेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। परसों आपके जो ट्रेड थे ना सर, मैं उसको याद भी कर रहा था, काफ़ी अच्छे ट्रेड दिए आपने, मैक्स हेल्थ केयर PEL। बाजार टूट रहा था लेकिन आपके दोनों शेयर्स हर निशान में बंद हुए थे। सर आज के सुपर डुपर शेयर कौन से हैं आपके? गुड मॉर्निंग सर। हेलो राजेश जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर आपके शेयर्स के लिए आपको बधाई, मैक्स के लिए और PEL के लिए अच्छे चले। आज के शेयर्स कौन से हैं सर? जी नमस्कार डिम्पी जी। यस, हम ट्यूसडे को मॉर्निंग में बात किए थे इसी शो में। एंड डिम्पी जी, मुझे याद है कि मंडे को 4% निफ्टी चला था एंड काफी फोमो था मार्केट में, बट आपने कहा कि यहाँ पे संभल के ट्रेड करना है, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। एंड यही चीज आपके शो में हमें देखने को मिलती है कि कब एग्रेसिव होना है और कब संभल के ट्रेड करना है, ये हम आपके ही शो से हमें समझ में आता है। अभी भी बायस वही है कि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। मंडे का जो ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे 24,500 के आसपास हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करें, एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 24,800 और 24,850 के आसपास जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक्ट करे। तो बायस अभी फिलहाल कंसोलिडेशन का है एंड यही रणनीति रखनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली रखनी चाहिए। ठीक है सर, अपने शेयर्स और बता दीजिए। आपके शेयर्स तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, सुबह सुबह का मॉर्निंग डोज हो जाता है हमारे लिए। बताइए सर आपके शेयर्स। सर जी, मैं यहाँ पे एक फ्रंट लाइन और एक मिड कैप काउंटर रेकमेंड करूंगा। फ्रंट लाइन से मुझे कोल इंडिया काफी अच्छा लग रहा है। कल रेंज देखो टिकने को मिला था कोल इंडिया में, तो कोल इंडिया बाय करना है। 403 के आसपास की क्लोजिंग है, 394 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट होगा 420 का। मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो अराउंड 3039 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये मुझे काफी अच्छा लगा है। इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। 2945 के
इन्वेस्टमेंट को बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टर्म्स में 3200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, आपके शेयर्स की जो सिलेक्शन होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आपके शेयर्स का सिलेक्शन अच्छा है। देखो आफ्टर ऑल करेगा मार्केट की फोर्सेस ही काम, बट हमारा हाथ में क्या है, अच्छे शेयर को चुनना, अच्छे रेट पे एंट्री करना, फिर जो करना है वो बाज़ार को करेगा। तो आप अच्छे रेट पे एंट्री करवा रहे हो, अच्छे शेयर का सिलेक्शन करा रहे हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम सुबह के 7:30 बजे वाले इस कार्यक्रम में लगातार आपको जोड़ते रहेंगे, थोड़ा परेशान करेंगे मॉर्निंग में, बट आपकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो कोल इंडिया ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी, और अगर चला तो बहुत बढ़िया चलेगा। 4:20 तो ईजी है, उसके बाद भी चल सकता है। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट का एक और शेयर भी है जो सर आपको गाइड कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, साथ ही साथ जिनके नंबर्स आए हैं इसके साथ में कि किसके अच्छे हैं और किसके ख़राब हैं, ये पूरा एनालिसिस आपके सामने करेंगे। अब तक आपने शेयर्स चेक कर लिए होंगे। एक तो कोल इंडिया मिला है आपको, एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मिला है। मार्केट स्टिल इन द रेंज है, रेंज आपको पता है 24,400 24,800 वाली रेंज फंस गई है, बाइंग ऑन डिप करना है। अभी तक की समरी ये है। अब आपके सामने खबरों वाले शेयर्स और कुछ अर्निंग्स की रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब हैं, आप कहाँ स्टडी करेंगे, और ये सारी स्टडी शरद ने ऑलरेडी कर रखी है। तो वो एक रिपोर्ट कार्ड आपको इस तरह से बना के दिखाते हैं, आप देखेंगे उसमें हर एंगल भी लिखा होता है, पैट, रेवेन्यू, मार्जिन्स वगैरह भी, और एक पूरी कंप्लीट शीट भी होती है कि किसके ख़राब किसके बेहतर। तो ये काम को और आसान कर देता है, एक ही पिक्चर में एक ही लेवल्स में सब कुछ समझ में आ जाता है। शरद गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइए इस बार की अर्निंग्स कौन कौन सी थी और वो कैसे कैसी आई। डिम्पी, सबसे पहले बात करेंगे आयशर मोटर्स के मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन आया है, मार्जिन्स बिलो आया है और पैट जो अबव एस्टिमेट्स आया है। माने कि कोई क्लियर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स देखें तो इनका नज़रिया जो गाइडेंस है वो स्ट्रांग है, खास करके ईवी लॉन्च को लेके, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट को एक्चुअली बीट किया गया है, और जो गाइडेंस है स्टोर एडिशन को लेके वहाँ पे जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जिसे कहा जाता है, जो एसएसजी ग्रोथ होता है जिसको हम एलएफएल कहते हैं, वो भी स्ट्रांग आया है। टाटा पावर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट जो है एडजस्टेड लेवल पे जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है, लगभग 17% का उछाल आया है। सोलर मॉड्यूल बिजनेस अच्छा किया है, लेकिन बाकी एक दो बिजनेसेस में ड्रैग रही है, तो पूरी तरह जो आरी की ट्रांजेक्शन हो रही है वो कैप्चर करने में 2-3 साल और लगेगा। तो ऑफकोर्स नेट जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। मुथूट फाइनेंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रिटर्न ऑन एसेट्स, AUM क्वालिटी, इसमें जो है अच्छी मोमेंटम आई है। निम्स में बहुत कम डिक्लाइन हुआ है और क्रेडिट कॉस्ट सिक्वेंशियली लोअर रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज नंबर्स लार्जली जो है इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहूँगा, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट में एक अच्छा उछाल ज़रूर आया, लेकिन रेवेन्यू में डाउन टिक आया है। कुछ आप कह सकते हैं जो सेल्स रिकॉग्निशंस होती है वहाँ पे थोड़ी सी जो है गैप आई है, इसके कारण मैं मिक्स सेट कह रहा हूँ। अपोलो टायर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। EBITDA मार्जिन्स में भी भारी गिरावट आया, और इस क्वार्टर में हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है सारे ही आपके टायर स्टॉक से उनमें एक दबाव देखने मिला है। लेकिन फार्मा स्पेस से अच्छी न्यूज़ फ्लो आई है, लुपिन के शानदार नतीजे देखने मिले हैं, सारे सेगमेंट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और आप कह सकते हैं पैट में जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिरामल फार्मा की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे नतीजे आए हैं, पैट में अच्छी ग्रोथ आई है, और रेवेन्यू भी जो है डिसेंट 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी मार ज़रूर पड़ी है, लेकिन नेट जो है अगर हम बताएं तो पूरे अर्निंग्स टेबल में तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स जो है आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 38 अर्निंग्स आ चुके हैं, और यहाँ पे देखें तो अनुमान के मुताबिक 17 अर्निंग्स आए हैं, अनुमान से बेहतर 10, और ओवरऑल हम कहेंगे तो कमज़ोर में 6 हैं। तो उतना भी ख़राब अर्निंग्स नहीं हुआ है सीज़न जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ओवरऑल जो है किस तरह अपग्रेड्स आते हैं डाउनग्रेड्स आते हैं वो जो है हमें 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन जो अर्निंग्स का टेबल है, जो इम्पैक्ट एनालिसिस है, वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया किया है, आपने अच्छे से बता भी दिया। इससे 3-4 चीज़ें पता लगी हैं। एक तो टोटल ओवरऑल अर्निंग कैसे चल रही हैं, ये पता लग गया कि ज़्यादातर शेयर्स अनुमान के मुताबिक हैं, और दूसरा कितने नंबर्स आ गए हैं और अभी कितने बकाया और रह गए हैं। तो इससे काफ़ी हद तक और क्लैरिटी हुई है। जो कल नंबर आए उसके बारे में भी आपने अच्छे से बता दिया है शरद। लेकिन अब जरा खबरों वाले शेयर यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज़ वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन जो टर्की का लेके इशू है उस पर सबको सवाल उठ रहा है। और याद रखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स का लगभग 700 से ज़्यादा स्टोर जो है
टर्की में है और टोटल स्टोर्स इनका 3000 है, माने 25% स्टोर जो है टर्की में है। और टर्की में हमने बहुत सारे जो है हमने सेंटिमेंट भी देखा जो अभी टुवर्ड्स देम नेगेटिव है, लेकिन कंपनी की कमेंट्री जो है ये थोड़ा समझ लीजिए, वो बोल रहे कि टर्की की मार्केट एक सेपरेटली देखा जाए और वहाँ पे उनके जो कोर मार्केट है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स याद रखिए एज टूरिस्ट एंड ऑल बॉयकॉट की बहुत न्यूज़ फ्लो हो रही है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वहाँ की बिजनेस जो है सेपरेटली देखा जाए तो उसमें ग्रोथ है और ये एक इंडियन कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स। येस बैंक की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। मूडीज़ ने जो एसएमबीसी का स्टेक आया है वो उसको बोलते हैं कि वो क्रेडिट पॉजिटिव रहेगा बैंक के लिए और एसएमबीसी अब 2 डायरेक्टर भी नॉमिनेट करेंगे। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, 5G सर्विसेज दिल्ली एनसीआर में स्टार्ट करेंगे, पूरे 17 सर्कल में एक्सपेंशन होने वाली है अगस्त 2025 तक। एचयूएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, एक्सचेंजेस से एक टाइप से अप्रूवल कहेंगे आ गया जहाँ पे वो डीमर्ज करने वाले क्वालिटी वॉल जो कि उनके आइसक्रीम बिजनेस है, हालांकि उतना बड़ा भी नहीं है, 2 से 3% का जो एसओटीपी वैल्यू में कंट्रीब्यूशन आता है। आयरेडा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है शुरू कर दी है, एप्लीकेशन किया है जेंसॉल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट 510 करोड़ का, टेक्निकली वो 510 करोड़ का एनपीए मान के चल सकते हैं, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और जेंसॉल इंजीनियरिंग में हाल ही में उनके एमडी ने भी जो है इस्तीफा दिया था, अनमोल जिग्गी, उनके भाई ने भी होल टाइम डायरेक्टर जो है उन्होंने भी जो है स्टेप डाउन किया था। तो बहुत सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स जेंसॉल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और हमने आपको पहले 18 हाउस स्वदेश में लगभग 2 महीना पहले ही आगाह कर दिया था कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है और हमने आपको बचाया था। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे फंड रेज कंसिडर करेंगे, लगभग $3 बिलियन का पब्लिक ऑफर हो सकता है वित्त साल 2026 के लिए और ये जो दिन है मई 20 रहेगा इनका बोर्ड मीटिंग का। और शिल्पा मेडिकेयर आखिर में इनकी आम को EIR मिला है यूएसएफडीए द्वारा, क्लासिफिकेशन है VAI का, नेट इसका मतलब है ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है शरद, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, थैंक यू ये बताने के लिए। और ये सब कुछ आपने हमको नोटिस करवा दिया और हम इसके बारे में आगे 8 बजे के कार्यक्रम में डिस्कस भी करेंगे। तो हमारा काम आप आसान कर देते हैं काफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर हम आगे बढ़ते हैं। कॉमोडिटी मार्केट में आज हम मेहमान से तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रेड आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जो ट्रेड है उनका फटाफट से स्क्रीन पे ले आइएगा और वो दिखा देते हैं। गोल्ड सिल्वर वगैरह को लेकर अगर कोई ट्रेड बना है या उन्होंने कुछ दिया है तो जल्दी जल्दी ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर 8 बजे का कार्यक्रम को शुरू करेंगे। एमसेक्स गोल्ड पे अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन है 92,000 तक, यानी कि थोड़ा और खिसकेगा नीचे। ये भी करीब करीब लाख रुपए तक का हो गया था सोना, अभी थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक रहा है और सिल्वर के अंदर भी हल्का सा दबाव बनेगा। तो ये कह रहे हैं सेल कर लो आप, 95,000 रुपये किलो के हिसाब से सिल्वर आ जाएगी और 92,000 रुपये तोले के हिसाब से सोना आ जाएगा। ये रेट अभी तक बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 97,000 के आसपास का ये ब्रेकआउट्स लेवल्स हैं। अगर ये पार कर गए फिर से बड़ी तेज़ी बनेगी। क्रूड पे भी रिकमेंडेशन है उनकी, बाय करना है, 54.50 का टारगेट है, 53.40 का एक स्टॉप लॉस आपको इस पे रखना है। ये अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन थी जो आपके सामने आ गई। छोटा सा ब्रेक बजे फुल फ्लैज 8 बजे का कार्यक्रम आपके सामने शुरू कर रहे हैं और ये 10:30 बजे तक चलेगा। सब कुछ होगा इसके अंदर, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, खबरों वाले शेयर्स, मार्केट एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिस्ट, मार्केट के महारथी और ऑप्शंस के ट्रेड भी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।